गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उल्तान साइंस एकेडमी के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी का एक और टर्मिनोलॉजी के ऊपर। इकोलॉजी के कुछ बेसिक यूनिट्स होती है, बेसिक कुछ टर्म्स होते हैं जिनको डिफाइन करना होता है, उन पे काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। सो आज उन्हीं टर्मिनोलॉजीज को के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको दिख रहा होगा, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि मैंने दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, फर्स्ट है ओट इकोलॉजी और दूसरी है सिन इकोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों में, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए तुम लोगों को। ओट इकोलॉजी क्या होती है, तो आप पहले मेरे साथ एक बार इस सेंटेंस को रीड कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेंटेंस में देखिए क्या लिखा है। ओट इकोलॉजी इज अप्रोच टू स्टडी इंटरएक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट। सो ओट इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई एक इंडिविजुअल्स होते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ किस टाइप से इंटरेक्ट करते हैं, कैसा उनके साथ उनका इंटर रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर मैं बात करूं ओनली, कोई एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज के, जैसे मान लो फिश है, ओके, फिश है, एक फिश की स्पीसीज है। वो फिश की स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट के साथ, वो फिश की स्पीसीज अपने एनवायरनमेंट के साथ किस टाइप का इंटर रिलेशनशिप करेगी, मतलब वो इसके साथ किस टाइप का रिलेशन शो करेगा अपने एनवायरनमेंट के साथ, कैसा उसका बिहेव होगा, इस टाइप कैसे उसमें इंटररिएक्शंस होंगे। सो अगर स्पीसीज लेवल के ऊपर इंटररिएक्शन की बात होती है तो उसको क्या बोला जाता है, ओट इकोलॉजी, यानी एक स्पीसीज। ठीक है, इसके बिल्कुल अपोजिट है सिनिकोलॉजी। सिनिकोलॉजी में क्या है, देखो, व्हेन इकोलॉजिकल स्टडीज आर डन ऑन कम्युनिटी, जहां पे कम्युनिटी वर्ड आ जाता है, आप वहां पे याद रखना, वहां पे बहुत सारी स्पीसीज हो सकती है। क्या हो सकती है, बहुत सारी स्पीसीज हो सकती है। अब आपको मैं इन टर्मिनोलॉजीज का इजी डेफिनेशन बता देता हूं। ओट इकोलॉजी क्या होती है। ओट इकोलॉजी मींस कि अगर कोई इंडिविजुअल या कोई इंडिविजुअलिस्टिक स्पीसीज है, वो अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करे, इंटर रिलेशनशिप शो करे। ठीक है, और इसी के विपरीत अपना सिनिकोलॉजी क्या हो जाता है, अगर हम किसी इंडिविजुअल की बात ना करके स्पीसीज के कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं, अगर वो कम्युनिटीज आपस में क्या करें, रिलेशनशिप शो करें। जहां पे यहाँ पे मैंने आपको एक फिश का उदाहरण दिया था, सेम इसी तरह ले लो। यहाँ पे मान लो एक फिश हो और एक ट्री, सॉरी ट्री नहीं, आप मान लो लीच मान लो। ठीक है, ये दोनों आपस में एनवायरनमेंट में अपना इंटर रिलेशनशिप शो करे तो उसको क्या बोलेंगे, सिनिकोलॉजी। मान लो फिश लीच के प्रति करे, लीच किसी और के, फिर वो किसी और के, तो इस टाइप के रिलेशनशिप होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर अपने इकोलॉजी में। सो ओट इकोलॉजी और सिनिकोलॉजी का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इस पे क्वेश्चंस तो नहीं होते ज्यादा, लेकिन स्टेटमेंट बन जाती है। स्टेटमेंट से, जैसे इकोलॉजी में स्टेटमेंट बन जाती है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है इनको डिफाइन करने में। नेक्स्ट टर्म की हम बात करें, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। इट्स अ मोर इंपॉर्टेंट। सो आपको इस वर्ड में दो चीजें दिख रही होगी, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। मैंने इसको ओनली इक्विवेलेंट क्यों नहीं बोला, ये अभी आपको पता चल जाएगा। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट क्यों बोला। सबसे पहले बेसिक चीज है, ये है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, यानी इकोलॉजी के बेसिस पे इक्विवेलेंट स्पीसीज, यानी कोई दो स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम। यहां पे हम किसी दो स्पीसीज की बात कर रहे हैं। ओके, अगर इकोलॉजी के बेसिस पे कोई स्पीसीज इक्विवेलेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां पे देखो मैंने एक स्टेटमेंट बनाया है, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई सिमिलर हैबिटेट एंड रिजेंबल ईच अदर लाइक। मतलब कि कोई दो ऑर्गेनिज्म हो, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो यहां पे दो चीजें हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है इकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, आप इस एग्जांपल के थ्रू इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट को समझने का ट्राई कीजिए। यहां पे एक शार्क है और एक है डॉल्फिन।
आपको पता होना चाहिए कि जो डॉल्फिन होती है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मेमल्स की कैटेगरी में आती है और अपना शार्क फिश की कैटेगरी में आती है। लेकिन अगर हम इकोलॉजी की बात करें, अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो ये जो डॉल्फिन और ये अपनी शार्क है, ये दोनों क्या करती है, एक दूसरे से रिजेंबलनेस शो करती है। कैसे? क्योंकि ये ओशन में या समुद्र में रहती है, तो ये किसको ईट करती है? फिश ईटर। ये दोनों का भोजन कौन होता है? मछली। सो ये एक दूसरे के एनवायरमेंट में क्या कर रही है? रिजेंबलनेस शो कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल ले लीजिए आप एल्गा और मैंगो का। ये माइक्रोस्कोपिक है और मैंगो एक पेड़ मान लो, ये क्या है? एंजियोस्पर्म। ठीक है। सो मतलब मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिमिलर हैबिटेट ऑक्यूपाई करे तो उन वाले को क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। आपको इस एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ में आया होगा। शार्क और मैंने डॉल्फिन का एग्जांपल लिया है, ये दोनों एग्जांपल्स देख लो। शार्क को बेसिकली फिश की कैटेगरी में रखा जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, और डॉल्फिन को रखा जाता है किसमें? मैमल्स की कैटेगरी में। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म से। बट अगर हम इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दोनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये दोनों ही फिश ईटर है। ऐसे ही एल्गा और मैंगो में देख लो, इसका भी एक उदाहरण लेके आप समझ सकते हो। एल्गा और मैंगो ये दोनों ही क्या है? प्रोड्यूसर। ये दोनों ही क्या है? प्रोड्यूसर्स है। अब प्रोड्यूसर्स, कार्निवोरस वगैरह वगैरह इन चीजों के बारे में आपको आगे की क्लासेस में डिटेल से समझा दिया जाएगा। ठीक है। सो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिमिलर हैबिटेट को क्या करें? ऑक्यूपाई करें। सो आज की क्लास में ये तीन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताया मैंने। आप इनको थोड़ा अच्छे से रीड कीजिएगा, कभी कभी गेट, बीटी, आईआईटी जेम में ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट के बेसिस पे बन जाते हैं। ओके, थैंक यू।